हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? सही हो? चलो आज के करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। 17 में 2024, 17 में 2024 करंट अफेयर। ओके, तो पहला है, कौन सा ऐसा बैंक है जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का? बुलियन मतलब क्या होता है? बुलियन बुलियन का मतलब होता है जो सराफा मार्केट है। सराफा मतलब जहां पे गोल्ड और सिल्वर का क्या होता है, ओके, परचेज होता है, सेलिंग होता है, ये सब चीजें। ओके, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला बैंक कौन सा बना है जो उसका मेंबर हो गया है, वो एसबीआई है। ध्यान दीजिएगा, ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, बुलियन एक्सचेंज। ओके, तो कौन बना है? एसबीआई। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बना है ऑफ इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, जिसको क्या बोलते हैं? IIBX। ओके, तो पहले समझ लो कि इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज होता क्या है। तो जो हम लोग कोई गोल्ड सिल्वर को इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसका जो पूरा कंट्रोल होता है सही तरीके से, जो मार्केटिंग होता है, ओके, वह मार्केट सिस्टम जो स्टैब्लिश होता है वो कहाँ पर कैसे होता है? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के थ्रू होता है। इससे क्या होता है कि जब हम लोग कोई गोल्ड इंपोर्ट करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो उसकी प्योरिटी है, ओके, उसकी प्योरिटी पता हम लोग आंख बंद कर भी विश्वास कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 2022 को गिफ्ट सिटी, गुजरात की गिफ्ट सिटी में हुई थी। गुजरात के गिफ्ट सिटी में हुई थी। ओके, समझ में आ गया? इसका पूरा काम क्या है? जो सराफा मार्केट है, ओके, उसको देखना था सही तरीके से। अब उसी का जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है, कौन बन गया है? एसबीआई बन गया है। अब एसबीआई किसकी तरह काम करेगा? मीडिएटर की तरह काम करेगा। मतलब जब हम इंडिया जो है गोल्ड को इंपोर्ट करना चाहता है किसी दूसरे कंट्री से तो क्या करेगा? एसबीआई उसका मीडिएटर बन जाएगा। समझ में आ गया? और बिजनेस जो है अच्छे तरीके से हो सकता है। अब एक और तरीका है, जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है उसको रेगुलेट कौन करता है? कोई तो होगा, कोई ऐसी बॉडी बनी होगी जो इसको रेगुलेट कर रहा होगा कि मतलब जो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, सराफा मार्केट से रिलेटेड जो काम है उसको सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसलिए उसके लिए क्या किया गया? एक इंटरनेशनल, उसको रेगुलेट करने के लिए इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बनाई गई है। ओके, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी बनाई गई है, जो कि ये क्या करेगा? इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और जो यह है, इसको पावर कहां से मिलता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी जो है उसको पावर कहां से मिलता है? 2019 में पार्लियामेंट द्वारा एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट के थ्रू इसको पावर मिलता है, जिससे कि क्या करता है? यह इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज को क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है। उस एक्ट का नाम क्या है? उस एक्ट का नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी एक्ट 2019। ध्यान देना। ओके, पक्का? तो पहला पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का कौन सा ऐसा बैंक है जो कि पहला बैंक बना है ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर? ओके, तो कौन है वो? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। उसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरे सर्राफा मार्केट से रिलेटेड है। ओके, गोल्ड और सिल्वर का जो परचेज और सेल है उससे रिलेटेड है, उसको रेगुलेट करना,
दूसरा है रिसेंटली जो है माउंट माउंट ईबू एक वोल्केनो है, वह इरप्ट हुआ है, वहां से लावा निकला है। पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में माउंट ईबू कहाँ लोकेटेड है। तो माउंट ईबू जो है इंडोनेशिया में पाया जाता है। माउंट ईबू, माउंट ईबू क्या है? यह एक वोल्केनो। ये क्या है? वोल्केनो है जो कि अभी इरप्ट हुआ है, इरप्टेड, रिसेंटली इरप्टेड हुआ है, मतलब उससे लावा निकले हैं। कहाँ पाया जाता है? कहाँ पर है? आइलैंड ऑफ हल्माहीरा, आइलैंड ऑफ हल्माहीरा। और जो आइलैंड ऑफ हल्माहीरा है वो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि आइलैंड ऑफ हल्माहीरा क्या है, या तो पूछा जा सकता है हल्माहीरा क्या है। तो हल्माहीरा क्या है? एक आइलैंड है, जो कि इंडोनेशिया का पार्ट है। समझ में आ गया? तो इससे दो क्वेश्चन बन सकता है। माउंट ईबू कहाँ पर है, लोकेटेड है, और हल्माहीरा क्या है, या तो आइलैंड है तो कहाँ लोकेटेड है, इसको भी पूछा जा सकता है। ये अगर दो क्वेश्चन इससे बहुत इंपॉर्टेंट है तो किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। हल्माहीरा, लॉरेंस वोंग रिसेंटली सिंगापुर के पीएम बने हैं। लॉरेंस वोंग, वोंग became a fourth PM of a Singapore, fourth PM, fourth Prime Minister of Singapore, करेक्ट। और जो लॉरेंस वोंग है ये तो पॉलिटिशियन ही है, इसीलिए बने हैं प्राइम मिनिस्टर। पॉलिटिशियन के साथ फेमस इकोनॉमिस्ट भी हैं, और फार्मर सिविल सर्वेंट भी हैं, जिसकी आप लोग तैयारी करते हो। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। पार्टीज एक्शन, पार्टी, पीपल्स एक्शन पार्टी, पीपल्स एक्शन पार्टी, पीपल्स एक्शन पार्टी से ये बिलोंग करते हैं। समझ में आ गया? तो फोर्थ पीएम है ये, लॉरेंस वोंग जो है फोर्थ पीएम है सिंगापुर के। तो सिंगापुर सब न्यूज में आ गया, इसीलिए उसको जियोग्राफिकल लोकेशन आप देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। फोर्थ न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक लेडी है वो पास हो गई, मतलब उनका देहांत हो गया है। उनका नाम है एलिस मुनरो, एलिस मुनरो। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है? एट द एज ऑफ 92 इनका डेथ हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इनको नोबेल प्राइज मिला था, नोबेल प्राइज। किस चीज में मिला था नोबेल प्राइज, पूछा जा सकता है एग्जाम में। एलिस मुनरो गॉट अ नोबेल प्राइज। अब चार ऑप्शन दे दिया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, लिटरेचर। इनको लिटरेचर में मिला था नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, साहित्य में। और ये पहली कनेडियन फीमेल हैं, कनाडा की पहली औरत हैं जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, इसलिए और ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट कैनेडियन फीमेल, गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। समझ में आ गया? पक्का? और इनको मैन बुकर, और नोबेल प्राइज कब मिला था इनको? 2013 में मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला है, प्राइज भी मिला है इनको 2009 में। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनका डेथ हो गया है 92 ईयर्स एज में। और कनाडा की पहली फीमेल है
जिनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है, ओके, और इनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज भी मिला है लिटरेचर में 2009, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ है फर्स्ट इंडियन वुमेन टेनिस प्लेयर, फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर, फर्स्ट इंडियन विमेन टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच top 25 in the international table tennis federation ranking, ओके। ITTF के रैंकिंग में ये पहली भारतीय महिला हैं, टेबल टेनिस प्लेयर हैं, जो कि टॉप 25 में पहुंची हैं पहली बार। इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि टॉप 25 में कोई पहली भारतीय विमेन टेबल टेनिस प्लेयर है जो कि 25 में रैंक हासिल की। उनका नाम क्या पूछा जा सकता है? मनिका बात्रा, उनका नाम है मनिका बात्रा, जिसको क्या मिला है? 24th रैंक मिला है। और जो फर्स्ट रैंक है वो क्या है? उनका नाम फर्स्ट रैंक जो वाली है यून इंगसिका, ये चाइना की हैं, ओके, समझ में आ गया। और जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है वो क्या करता है? जो टेबल टेनिस है, पूरे इंटरनेशनल जो टेबल टेनिस होता है उसको गवर्न करने वाली बॉडी है, समझ में आ गया। उसको गवर्न करने वाली बॉडी है जिसकी स्थापना 1926 में हुआ था और उसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। उसका हेडक्वार्टर जो है वह स्विट्जरलैंड में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली भारतीय विमेन है जो कि टॉप 25 इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन रैंकिंग में आई है। उनका रैंक कितना? 24th रैंक है। उनका नाम क्या है? मनिका बत्रा। पूछा जा सकता है मनिका बत्रा किस गेम से रिलेटेड है? तो टेबल टेनिस गेम से रिलेटेड है, ओके, समझ में आ गया पक्का। नेक्स्ट न्यूज है, यह यूएपीए से रिलेटेड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएपीए, ओके, ये क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ओके। यह न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक न्यूज क्लिक नाम की कंपनी है जो न्यूज चलाती है, उसका यूट्यूब पे अपना चैनल भी है, न्यूज क्लिक नाम का है, ओके। इनके ऑनर जो हैं, इनके ऑनर को अक्टूबर 2023 में अनलॉफुल एक्टिविटी के कारण उनको पकड़ लिया जाता दिल्ली पुलिस द्वारा। और कौन सा अनलॉफुल एक्टिविटी होता है? उनको कहा जाता है, मतलब दिल्ली पुलिस कहती है कि वह चाइना से फंड रेज कर रहे हैं इंडिया के अगेंस्ट कुछ गलत न्यूज दिखाने के लिए, ओके। तो ये क्या है? एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी है। और इसी को और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो न्यूज क्लिक के ऑनर है, जो यूपा के अंदर यूएपीए के अंदर जो पकड़े अरेस्ट हुए हैं, वह क्या है? वह सही नहीं है, इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया है। तो यूएपीए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यूएपीए है क्या, इसकी स्थापना कब हुई थी, मतलब इसको बनाया कब गया था? 1967 में। और इसको पुनः जो है 2019 में क्या किया गया? अमेंड किया गया, ओके, पार्लियामेंट द्वारा अमेंड किया गया है। क्या है? जो टेररिस्ट एक्टिविटीज होती हैं, ओके, वो क्या होंगी? सिंपल से अनलॉफुल होंगी। जो टेररिस्ट एक्टिविटी है डेफिनेटली कंट्री के सॉवरेनिटी को क्या करेंगे? थ्रेट करेंगे, इसके इंटीग्रिटी को भी थ्रेट करेंगे, इसके यूनिटी को भी थ्रेट करेंगे। उसको रोकने के लिए और कंट्री को प्रॉपर तरीके से पीसफुल कंट्री के अंदर पीस जो है मेंटेन करने के लिए क्या एक्ट लाया गया है? यूएपीए, ओके। पहले क्या था? यहाँ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट यूएपीए लाया जाता था, परंतु 2019 में क्या है?
ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कोई इंडिविजुअल अगर किसी अनलॉफुल एक्टिविटीज में, टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो उसके अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, उसको पकड़ के जेल के अंदर डाला भी जा सकता है। उसको 5 साल की सजा हो सकती है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। वो बेस्ड होता है कि कैसी एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है। समझ में आ गया? तो क्या इसको काउंटर करने के लिए लाया गया इसको? काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटी। मेन काम इसका क्या है? प्राइमरी जो उसका काम है वो क्या है? काउंटर टेररिज्म। समझ में आ गया? पक्का? ओके। तो कब आया था? 1969 में। और पहले क्या था? पोटा था और टाडा था, उसको खत्म कर दिया गया। पोटा और टाडा भी जो क्या है वो टेररिस्ट एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अगर कोई व्यक्ति या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है टेररिस्ट एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व है तो उसको तो कैद कर लिया जाता था पोटा और टाडा के अंदर, परंतु अब वो खत्म कर दिया गया। अब क्या है? यूएपीए, और इसको तो 2019 में और स्ट्रांग बना दिया गया। ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इंडिविजुअल को भी अरेस्ट किया जा सकता है। परंतु जो न्यूज क्लिक के ऑनर थे उनके साथ क्या था कि हमारे पास फंडामेंटल राइट्स होते हैं, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक होते हैं। उसके तहत अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, हम क्या कर सकते हैं? हम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। इसी कारण जो न्यूज क्लिक के ऑनर है वो सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किए, सुप्रीम कोर्ट ने इन पर पूरा अच्छे से स्टेटमेंट जारी किया कि, और ये जो न्यूज क्लिक के ऑनर है ये अपना क्या कर रहे थे? FIR का कॉपी मांग रहे थे, पर FIR कॉपी उनको दिया नहीं गया। इन सब के कारण ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यूज क्लिक के ऑनर यूएपीए के अंदर अरेस्ट हुए हैं वह सही नहीं है, इसलिए उनको रिलीज कर दिया गया। समझ में आ गया? ओके। हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये कब इसकी स्थापना कब हुई थी, इसको अमेंड कब किया गया, और इसका प्राइमरी जो कारण है, ओके, प्राइमरी काम जो है उसका क्या है? काउंटर टेररिज्म इन इंडिया टू मेंटेन द पीस एंड इंटीग्रिटी। समझ में आ गया? पक्का? ओके। नेक्स्ट है इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम। इग्ला एस एयर डिफेंस सिस्टम पूछा जा सकता है इग्ला एस किससे रिलेटेड है? इग्ला एस जो है किससे रिलेटेड है पूछा जा सकता है। इग्ला एस है क्या? एयर डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है। ओके। इग्ला एस जो है ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कोई भी आदमी इसको एक जगह से दूसरी जगह, एक आदमी आराम से इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। और ये इसको किसने बनाया है? इसको रसिया ने बनाया है। और अब इंडिया क्या किया है? पिछले साल इसको खरीदा है। अब जो सेकेंड बैच है, फोर बैच में इंडिया इसको खरीद रहा है। तो पहला बैच तो लास्ट ईयर ही इंडिया के पास आ गया था, दूसरा बैच फिर से आ रहा है। तो पूछा जा सकता है कि इग्ला एस जो है क्या? तो एक एयर डिफेंस सिस्टम है। और इग्ला एस जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कैसा है? ओके, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, वेरी शॉर्ट रेंज। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? वेरी शॉर्ट रेंज। अब इससे जो है आर्मी की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। इससे आप मतलब हेलीकॉप्टर हो, एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कुछ भी हो, उसको तबाह कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको कोई भी आदमी एक जगह से दूसरी जगह अकेले ले जा सकता है, इतना लाइट है, इतना हल्का है। ओके, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ओके, और इसका जो रेंज है वो क्या है? 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर के रेंज में अगर आप आए तो गए। समझना क्या? पक्का? तो पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है स्पेस एजेंसी। कौन सी ऐसी स्पेस एजेंसी है जो कि चंद्रमा पे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम डेवलप कर रही है, रेलवे डेवलप कर रही है। ओके, रेलवे ट्रैक बिछा रही है, जिससे कि किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह अच्छी तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाए, और मून पे बिछा रही है। कौन सी ऐसी एजेंसी है? उसका नाम है नासा। ओके, तो नासा जो है क्या कर रही है? स्पेस एजेंसी, नासा स्पेस एजेंसी, अमेरिकन स्पेस एजेंसी है यह एजेंसी, विल डेवलप, ओके, ट्रैक ऑन मून फॉर द
ट्रांसपोर्टेशन। और जो ट्रैक है उसका नाम क्या है? फ्लोट। ओके, इसका नाम क्या है? फ्लोट। फ्लेक्सिबल लेविटेशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक। ओके, तो इसमें क्या होगा? जो हाई स्पीड ट्रेन होंगी, ओके, उनका ट्रैक बनाया जाएगा जिससे कि एक जगह से दूसरे जगह आराम से किसी चीज को ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो इसमें क्या करेगा अमेरिका? अपने एस्ट्रोनॉट को वहां भेजेगा और उसके थ्रू, और एस्ट्रोनॉट और उनके साथ और लोग जाएंगे जो कि पूरा ट्रैक सिस्टम को मून पर डेवलप किया जाएगा। तो पूछा जा सकता है कौन सी एजेंसी जो है ट्रैक डेवलप कर रही है, दूसरी पहली चीज। अब दूसरा चीज पूछा जा सकता है फ्लोट क्या है? FLOAT, ये फ्लोट है क्या? तो ये क्या है? फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन ट्रैक। तो फ्लेक्सिबल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जाते हैं, हम मून पे क्या कर रहे हैं? मून पे अपना जो है सैटेलाइट भेज रहे हैं। तो मून पे जब लैंड होता है तो उसके होता क्या है? जो रोवर होता है, रोवर बाहर निकलता है और जब घूमता है पूरा स्टडी करने के लिए, पूरा स्टडी करने के लिए जब घूमता है तो मे भी क्या होता है, बीच में पहाड़ आ जाए, बीच में गड्ढे आ जाए, इसके चक्कर में पूरा रोवर खराब हो जाता है। ओके, तो इसीलिए उसको सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए जो नासा है वो क्या कर रही है? वो मून पर रेलवे ट्रैक बिछा रही है, ट्रैक बना रही है। ओके, केवल रेलवे के लिए नहीं, अदर के लिए भी ट्रैक बिछा रही है। समझ में आ गया? पक्का? ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब पूरा रोवर घूम रहा है मून की स्टडी करने के लिए, सडनली वो गड्ढे में गिर गया, पूरा सिस्टम खराब हो गया। ओके, समझ में आ गया? इसको रोकने के लिए। नेक्स्ट है 85th ग्रैंड मास्टर को किसको मिला है? ग्रैंड मास्टर 85th। 84th का लिए तो हम लोग पढ़ चुके हैं, कुछ समय पहले ही हम लोग पढ़ चुके थे। 84th ग्रैंड मास्टर किसको मिला था? आर वैशाली को। और आर वैशाली कहाँ की है? तमिलनाडु की है। तो जो ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि मिलती है, जो मैक्सिमम लोग होते हैं वो बिलोंग करते हैं तमिलनाडु से। तो कभी पूछा जा सकता है कि आर वैशाली हैं वो कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो आर वैशाली जो बिलोंग करती हैं वो कहाँ से है? तमिलनाडु से। तो 85th ग्रैंड मास्टर, ओके, चेस ग्रैंड मास्टर, ओके, किसको मिला है? इसको ध्यान दीजिएगा, पी श्याम निखिलम। पी श्याम निखिलम। ओके, समझ में आ गया? तो इनको मिला है, ओके, क्या? 85th चेस ग्रैंड मास्टर। और 84th किसको मिला था? आर वैशाली को। और दोनों लोग कहां से हैं? तमिलनाडु से। ओके, समझ में आ गया? इसलिए याद रखिएगा इसको, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 85th ग्रैंड मास्टर कौन है। 85th ग्रैंड मास्टर जो है वो कौन है? पी श्याम निखिलम। पी श्याम निखिलम। नेक्स्ट है द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम। वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 है उसको कौन रिलीज करता है? सिंपल सी बात पूछा जाता है कि वर्ल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? ओके, तो पता होना चाहिए कौन रिलीज करता है। रिलीज्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। ड्रग्स एंड क्राइम, समझ में आ गया? तो यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम जो है वो रिलीज करता है क्या? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट। और ये इसका थर्ड एडिशन है। ध्यान दीजिए, कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन, मतलब तीसरी बार रिलीज किया गया है। ओके, इनकी ऑब्जेक्ट, इस रिपोर्ट के बारे में क्या कहा गया? तो रिपोर्ट करता क्या है? तो ध्यान दो, रिपोर्ट डील, मतलब डील करता है विथ इलीगल ट्रेड। ओके, इलीगल ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ओके,
ड्यूरिंग 2015 से 2021 तक, 2015 से लेकर 2021 तक जो इलीगल ट्रेड हुए हैं प्लांट्स और एनिमल्स का, ओके, उसी का रिपोर्ट है जारी किया कौन, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। किस लिए, अगर ये रिपोर्ट जारी होगा तो कंट्री को पता चलेगा कि उनके देश से कितने जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं इलीगल तरीके से ट्रेड किए गए हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वो लोग, वो सेफ्टी उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको कंजर्व कर सकते हैं। समझ में आ गया, पक्का, ओके। इट इज दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट न्यूज है आज का, इंटरनेशनल डेंगू डे, इंटरनेशनल डेंगू डे, सॉरी नेशनल डेंगू डे, हम लोग अभी पढ़ेंगे नेशनल डेंगू डे। नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है, नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को, 16 मई को। और जो ये नेशनल डेंगू डे है, जो इनिशिएटिव है, किसने लिया था, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, इनिशिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ओके। जो ये इनिशिएटिव था वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिया। क्यों, क्योंकि डेंगू जो बहुत खतरनाक बीमारी है। क्या होता है, ओके, एडीज मॉस्किटो, जब कोई इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो है, जब किसी पर्सन को काटते हैं तो क्या होता है, बहुत हाई फीवर होता है, बोन्स में जो ज्वाइंट्स होते हैं उसमें दर्द होता है, उसके बाद मल्टी ऑर्गन फेलियर होना शुरू हो जाता है, ओके। इससे उसके बाद क्या होता है, आदमी का डेथ भी हो सकता है, ओके। उसको मतलब उसकी जागरूकता फैलाने के लिए नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को। और ये फैलता, जो डेंगू जो है मच्छर है, वो फैलता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वाटर स्टोर करते हो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मान लो कि कूलर में पानी है लंबे समय तक के लिए, बाल्टी में पानी है लंबे समय तक के लिए, उसी के अंदर जो है मॉस्किटो जो है वो अपने एग्स को क्या करते हैं, ले करते हैं, और ये तो खतरा बढ़ जाता है डेंगू मच्छर का। और कोई और ऐसा होता है कि अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, डेंगू से इन्फेक्टेड पर्सन है, उसको अगर सिंपल मॉस्किटोज भी काटता है तो वो डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाता है, और किसी और को काटेगा तो उसको डेंगू हो सकता है। सिंपल सा ध्यान दीजिएगा, ओके, नो प्रॉब्लम, पक्का। और इसका जो इस साल का जो थीम है वो क्या है, डेंगू प्रिवेंशन, ओके, थीम ध्यान दीजिएगा, थीम डेंगू प्रिवेंशन, आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर टुमारो, प्रिवेंशन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफर टुमारो, ओके, गॉट इट, पक्का, ओके। तो यह है, ओके, जागरूकता पैदा करने के लिए नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को एवरी ईयर, ओके। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। और जाने से पहले अगर ये वीडियो या लेक्चर आज का पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना आप भूलिएगा मत, जिससे कि आप नोटिफिकेशन मिस ना करें, ओके। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।